हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कैब के बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके मॉड्यूल बी चैप्टर 14 दैट इज मार्केट रिस्क इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ आवर डिस्कशन। दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एंड नाइस चैप्टर जहां पर हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे किस तरीके से मार्केट रिस्क सबसे पहले तो होता क्या है, हाउ इज इट असेस्ड, आइडेंटिफाइड, मेजर्ड, मिटिगेटेड, एवरीथिंग। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट रिस्क क्या होता है, फिर इसको मैनेज कैसे करते हैं उसका फ्रेमवर्क देख लेंगे। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिस्क, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, मार्केट रिस्क बेसिकली, बिफोर मूविंग टू द एग्जांपल, नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्केट। यानी कि अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस आते हैं देन मेनली आपको कोई लॉस होता है या फिर आपके प्रॉफिट में ड्रॉप होता है। इस चीज से रिलेटेड जो भी हम चीजें देखते हैं उसे हम मार्केट रिस्क कहते हैं। ठीक है, इस चीज को एसेस करना, इस चीज को कम करना, दैट इज व्हाट इज नोन एज मार्केट रिस्क। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज मार्केट पैरामीटर्स जो भी हैं उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो मार्केट पैरामीटर्स का मतलब क्या है, लेट्स से इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर किसी शेयर्स या किसी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स है वो रिड्यूस हो जाना, ऐसी चीज है। अगर हम देखें तो हमारे जो रिटर्न्स है, वैल्यू है ऑफ द पर्टिकुलर एसेट जो हमारे पास है या फिर पोर्टफोलियो हमारे पास है, लॉट ऑफ एसेट्स आते हैं, तो उन पर क्या असर होता है, दैट इज व्हाट इज मार्केट रिस्क ऑल अबाउट। तो मार्केट रिस्क को समझते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। लेट्स से हियर वी हैव राम एंड राम जी ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपए इन 100 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी। तो ईच शेयर का कॉस्ट यहाँ पर कितना हो जाता है, 100 रुपीज का ईच शेयर का कॉस्ट है और 100 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो 10,000 रुपीज इज द इनिशियल कैपिटल दैट राम जी हैज ब्रॉट। ठीक है, अब 5% ड्रॉप इस पर्टिकुलर शेयर के जो प्राइसिंग है उसमें होता है। तो 10,000 का 5% कितना हुआ, 500 रुपए का लॉस हो जाता है। तो इनिशियली ये जो आया था 10,000 रुपए लेकर आया था, बट 500 रुपए लॉस हो जाते हैं। अब लेट्स से इसी सिनेरियो को आगे देखते हैं कि लेट्स से इसने इस मनी को, इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल को लिवरेज किया है। इसका मतलब क्या है, जो राम है इनके पास 10,000 रुपए तो हैं ही है, लेकिन ये 10,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करने के बेसिस पर ये कागज दिखाकर ये कहते हैं कि आई नीड सम मोर मनी। तो वो कहते हैं जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसका 9 टाइम्स आपको मिल जाएगा एज अ लोन। ठीक है, तो 90,000 रुपीज है ना, 10,000 इन्वेस्ट किया, उसका 9 टाइम्स इज 90,000 रुपीज यू आर गेटिंग एज लोन। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 90,000 एंड 10,000 मिलाकर 1,00,000 रुपए हो गए। ओके, तो अब ये 1,00,000 रुपए यूज करके 100 रुपीज के शेयर्स अगर खरीदना चाहेंगे तो कितने शेयर्स खरीदेंगे, वो 1000 शेयर्स इस पर्टिकुलर एंटिटी के खरीद लेंगे। नाउ लेट्स से अगेन, ये तो लिवरेज हो गया। लिवरेज का मतलब जो भी पैसे आपके पास है कैपिटल को यूज करके लोन लेना एंड लोन के बेसिस पर आगे जो है कैपिटल को यूज करना, उसको लेना एंड इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब इस चीज में अगर 5% ड्रॉप आ जाता है तो 1,00,000 रुपए में 5% ड्रॉप का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5,000 रुपए का ड्रॉप आ गया। इनिशियल कैपिटल हमारा कितना था, 10,000। 10,000 में से 5,000 रुपए तो ऐसे ही 5% ड्रॉप की वजह से लॉस हो गए, तो हमारा हाफ कैपिटल जो है लॉस्ट है यहाँ पर। और जब हाफ कैपिटल लॉस्ट है तो 1,00,000 रुपए हम क्या रख सकते हैं अपने पास, नहीं, 9 टाइम्स जो भी कैपिटल आपके पास है वो आप रख सकते हो। तो 5,000 का 9 टाइम, अभी 5,000 बचा ही है, तो अराउंड 45,000 या 50,000 आपको लिक्विडेट करना होगा एंड दैट टू एट अ वेरी लो प्राइस। तो समझ रहे हो आप, मार्केट कंडीशंस के वेरिएशन के वजह से हमारे जो एसेट्स है उनकी वैल्यू कितनी घट जाती है, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी घट जाती है, इस चीज को एसेस करना ही मार्केट रिस्क कहलाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि प्राइस रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर। अगर किसी चीज का प्राइस जो है वो सही से सेट नहीं हो रहा या फिर प्राइस एकदम स्टेबल तरीके से नहीं रह रहा, आप देख रहे हो यहाँ पर जो है प्राइजेस में वेरिएशंस आ जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द प्राइस रिस्क। इफ एट ऑल देयर इज वेरिएशन, 100 रुपीज का शेयर जो है उसका प्राइस वेरी कर दिया, अब आगे आपके पास जो पैसे हैं वो भी वेरी हो गए, तो इस तरीके से जब ये चीजें होती हैं दैट इज नोन एज द प्राइस रिस्क। ठीक है, अब फाइनली हम यहाँ पर अपना स्टेक वैलिडेट कर रहे हैं। लेट्स से हमने शेयर्स खरीदे हैं,
ठीक है, शेयर्स खरीदने पे इसको अगर हम लिक्विडेट करेंगे, लिक्विडेट करने पे हम ये देख सकते हैं कि सामने आपको एक पर्सन चाहिए जो आपके शेयर्स को खरीद सके। लिक्विडेट यानी कि किसी को सेल करना, तो सामने एक पर्सन चाहिए जो इसे बाई कर सके। ओके, तो इस से रिलेटेड गारंटी नहीं होती कि हर एक एसेट को लोग बाय कर लेते हैं, तो दैट इज नोन एज एसेट लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पर कम है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी शेयर है वो सेल हो जाए इन द मार्केट, और अगर वो नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी यानी कि इमीडिएट बाय सेल हो जाना, ट्रांजैक्शंस करना, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, देन इट इज नोन एज एसेट लिक्विडिटी रिस्क। अब इसके साथ साथ देयर इज अनदर लिक्विडिटी रिस्क। लेट्स से देयर आर 2-3 मार्केट्स, ठीक है, या फिर पीपल हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल। तो मार्केट 1 में आप अपना जो प्रोडक्ट है उसे सेल करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कोई खरीदना ही नहीं चाहता। मार्केट 2 में लोग रिसेप्टिव है, मार्केट 3 में फिर कोई खरीदना नहीं चाहता, तो ये कहलाता है मार्केट रिस्क। तो स्पेसिफिक मार्केट्स में आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाई सेल नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज नोन एज मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट जो मिल रहा है वो प्राइस अगर फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करेगा तो यू विल गेट द प्रॉफिट, बट अगर यहाँ पर 5% ने 10% ड्रॉप होता, 10% ऑफ 1 लाख इज हाउ मच, 10,000, तो आप अपना कंप्लीट कैपिटल लूज कर देते। आपके पास कोई भी इनिशियल कैपिटल है नहीं, और जब आपके पास इनिशियल कैपिटल ही नहीं है तो आप बाकी जो 1 लाख रुपया है उसे भी आपको लिक्विडेट करना पड़ता, बिकॉज यू डू नॉट ओन एनी कैपिटल, यू कैन नॉट बोरो। ठीक है, ये चीज। अब आगे देखते हैं रिस्क इन बैंक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग बुक में रिस्क होता है। तो ट्रेडिंग बुक क्या होता है, बैंकिंग बुक क्या होता है? बैंकिंग बुक इज नॉर्मल बैंक फंक्शन जो किया जाता है, लोन्स, सॉरी डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस। ये ट्रेडिंग बुक इज इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, बैंक कहाँ कहाँ अपने पैसे लगा रहा है, कहाँ कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं। तो इसमें वी हैव ट्रेडिंग बुक में मार्केट रिस्क एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मार्केट रिस्क है यहाँ पर। तो इसमें जो एडवर्स मूवमेंट्स होते हैं इन द मार्केट पैरामीटर्स, एंड ये पैरामीटर्स के मूवमेंट्स के वजह से वैल्यू में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपके पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास एक बॉन्ड है 100 रुपीज़ का, एंड 10% इंटरेस्ट रेट आपको जो है इस पर कूपन रेट मिल रहा है। एवरी 6 मंथ्स में लेट्स से 10% अमाउंट देता है, यानी कि एवरी 6 मंथ्स में यू आर गेटिंग 10 रुपीज़ एज द प्रॉफिट। ठीक है, बढ़िया। अब ये बॉन्ड आप ले जाते हो मार्केट में सेल करने के लिए, बट मार्केट इंटरेस्ट रेट आप देखोगे कि 100 रुपीज़ का बॉन्ड एक्चुअली आपको 20 रुपीज़ का कूपन रेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में चेंजेस आ गए, तो आपको अपना बॉन्ड का जो प्राइस है वो 100 आप नहीं रख सकते, आपको लॉस झेलना ही झेलना पड़ेगा। यहाँ पर आप कहोगे कि चलो ये 100 वाला 50 रुपीज़ में बेच देता हूँ, तो यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉस एंड देर इज अ ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट दैट यू आर रिसीविंग, एंड दिस इज नोन एज द मार्केट रिस्क। व्हाई डज दिस हैपन? मार्केट पैरामीटर्स में वेरिएशन आ रहा है, एडवर्स चेंजेस आने की वजह से आपके जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो ड्रॉप हो गया। और कई बार हम ये चीज जो है देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो पीरियड ऑफ लिक्विडेशन है ये किस तरीके का है उस पर भी मार्केट रिस्क डिपेंड करता है। पीरियड ऑफ लिक्विडेशन यानी कि ये जो बॉन्ड है अगर ये 10 ईयर्स का है तो लंबा चौड़ा इसका जो है टेनोर है, तो बहुत सारे चेंजेस इसमें आएंगे। देयर आर चांसेस कि बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशंस इसमें आएंगे। जितना ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क होता है, एंड दैट इज़ वाई जो लो पीरियड के होते हैं, लो टेनोर के होते हैं, लेट्स से 2 इयर्स का ये बॉन्ड है, तो ऐसे में आपको वेरिएशंस कम झेलने पड़ते हैं, एंड सो द रिस्क इज ऑल्सो लेस। तो जनरली लो पीरियड ऑफ लिक्विडेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है, शॉर्ट टर्म वाले मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं। और ऐसा कोई रिस्क हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन सर्टेन पैरामीटर जो कि मार्केट फ्लक्चुएशंस नहीं है, मार्केट में चेंजेस की वजह से नहीं है, तो उसे हम मार्केट रिस्क नहीं कहेंगे। इसके साथ साथ रीजंस क्या होते हैं मार्केट रिस्क से वैल्यू ड्रॉप होने का? रीजंस क्या है? मार्केट रिस्क तो चलो हुआ, बट उसे मिटिगेट आपने नहीं किया बिकॉज आपने कोई मॉनिटरिंग ही नहीं कर रखी है। ठीक है, तो इफ यू नॉट मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली देन यू विल बी एट लॉस। इसके साथ साथ ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क है, जहां पर ट्रेडिंग यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को सेल करना चाहते हो,
या फिर कुछ आप बाय करना चाहते हो, शेयर्स बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो अपने शेयर्स, तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, यानी कि कोई ट्रेडिंग करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ऐसे इस चीज को आप ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि फ्रीली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द काउंटर पार्टी। ठीक है, तो सामने वाला काउंटर पार्टी, अगर बहुत सारे लोग इससे डिमांड कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा जो काउंटर पार्टी है जो डिफॉल्ट नहीं करेगा उसको आप दे सकते हो। बट अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है ही नहीं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो भी काउंटर पार्टी यानी कि कोई भी पर्सन को आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच दोगे और सामने से हो सकता है कि पेमेंट भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। हायर लिक्विडिटी अगर है तो ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर लिक्विडिटी होने पर रिस्क आपका कम होता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपके प्रोडक्ट्स जो है, आपके जो शेयर्स है वो मार्केट में मूव हो रहे हैं, तो आप हाई अमाउंट पर भी इसे सेल कर सकते हो और आपका प्रॉफिट आपके पास रहेगा। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज कि लिक्विडिटी में चेंजेस आने की वजह से प्राइजेस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, इस चीज को देखना। यानी कि अगर इसका डिमांड नहीं है तो आप कहोगे 80 रुपीज का बॉन्ड ले लो, अरे 50 का ले लो, बट इसका पार वैल्यू 100 है, तो आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे इन केस लिक्विडिटी इज लो, डिमांड इज लो। तो प्राइसेस कैसे चेंज होते हैं, दिस इज वन इश्यू, एंड लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज द अदर इश्यू। देन एसेट लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट लिक्विडेशन रिस्क, ये दो तरह के रिस्क है। तो पहले तो एसेट लिक्विडिटी रिस्क हम देख चुके हैं यहाँ पर, अगर किसी पर्टिकुलर शेयर को, मार्केट में बहुत सारे शेयर्स है ए बी सी डी, बी सी को तो बहुत अच्छे से खरीदा जा रहा है बट ए को कोई खरीद ही नहीं रहा, तो दिस इज एसेट लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि ए के साथ वो लिक्विडिटी रिस्क है स्पेसिफिक एसेट के साथ। मार्केट लिक्विडेशन रिस्क, यानी कि मार्केट A1 A2 A3 तीन मार्केट है, तो लेट्स से A1 में आपके जो शेयर्स है वो बाय सेल इजीली आप कर पा रहे हो, बट ये दोनों में नहीं कर पा रहे हो, तो स्पेसिफिक मार्केट्स में आप अपना जो प्रोडक्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उन्हें बाय सेल ढंग से नहीं कर पाते, तो दैट इज नोन एज मार्केट लिक्विडेशन रिस्क। नाउ मूविंग टू द क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, किस तरीके से क्रेडिट रिस्क एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क क्रेडिट रिस्क से जुड़े हुए हैं ये हम देख लेते हैं। क्रेडिट रिस्क मेनली बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट होता है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग से ये असेस किया जा सकता है। लेट्स से किसी की क्रेडिट रेटिंग लो है, इसका मतलब ये है कि वो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। आप अगर उसको लोन दे रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, और अगर लोन दे भी रहे हो तो आप रिस्क उठाकर दे रहे हो। तो इंटरेस्ट रेट, लेट्स से नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 10% है, आप उसको कहोगे कि आप को देना तो रिस्क है, तो आप 15% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लोगे, तो इट एड्स ऑन टू द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। इसके साथ साथ डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो क्रेडिट रिस्क इंटरैक्ट करता है मार्केट रिस्क के साथ। तो देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट जहां पर अगर आपका जो है मार्केट वैल्यूज में चेंजेस आते हैं एंड क्रेडिट रेटिंग अगर सामने वाले पार्टी का सही नहीं है, तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग सही नहीं है, मार्केट में भी चेंजेस आ गए, सोने पे सुहागा, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बहुत लो हो जाएगा। काउंटर पार्टी रिस्क इज द नेक्स्ट थिंग। काउंटर पार्टी रिस्क में होता यह है कि सामने वाला आपको शायद फ्यूचर में पेमेंट्स ना करे जो उसे करने हैं। अगर सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेट्स से आप ए हो एंड बी यहाँ पर है, तो बी से आपने शेयर्स खरीदे या फिर शेयर्स खरीदे, तो ये शेयर्स जो है आने के लिए रेडी है, लॉट होने के लिए रेडी है, बट ए ने पेमेंट ही नहीं की है। ठीक है, फ्यूचर में करना है या फिर पहले करना है, तो पेमेंट ही नहीं की, तो ये सेटलमेंट होगा क्या, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगा क्या, ये शेयर्स उसको सेंड किए जाएंगे, नहीं। पेमेंट नहीं किया तो सेटलमेंट रिस्क भी आ जाता है, जहां पर काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से डिले हो जाता है सेटलमेंट में। यानी कि काउंटर पार्टी का रिस्क का मतलब है कि सामने वाला आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, ये वाला हाफ पार्ट। सेटलमेंट का मतलब है दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो शेयर्स कौन देगा आपको, तो शेयर्स भी नहीं दिए जा रहे हैं, दैट इज द थिंग। अब इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो कंसिडर वन मोर काइंड ऑफ रिस्क विच इज नोन एज द सिस्टमिक रिस्क। अब ये रिस्क अगर काउंटर पार्टी रिस्क है, देन देयर इज सेटलमेंट रिस्क ऑल्सो। ये दोनों ही तरह के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे एंटिटीज तक ये जो है फैल जाता है। तो ऐसे केस में यू विल सी कि पूरे के पूरे इकोनॉमी के अंदर ये जो है डिफॉल्ट्स वगैरह होने लगते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टमिक रिस्क। ठीक है, आरटीजीएस, सीसीआईएल, आरटीजीएस के थ्रू इसे मिटिगेट करने का कोशिश किया जाता है। एंड सीसीआईएल क्या करता है, आपके पेमेंट एंड सेटलमेंट सही से हो रहे हैं या नहीं इसको इंश्योर करता है, तो सीसीआईएल टेक्स केयर ऑफ इट।
तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया ना, मूविंग इनटू द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली टॉप मैनेजमेंट का काम है, यानी कि वो डिसाइड करेंगे टॉप पे बैठ के आपके जो हेड्स हैं, एंड उन प्रोसेसेस को, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाना होता है नीचे के जो कमिटीज हैं, पीपल हैं, उन सभी के द्वारा। इसके साथ साथ ये जो मैनेजमेंट का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बैलेंस व्यू लेकर चले रिस्क, रिटर्न एंड कैपिटल का। ठीक है, तो रिस्क कितना है, और ये पक्का है कि रिटर्न में थोड़ा सा पार्ट जो है रिस्क के वजह से हमारा कम होने वाला है। तो ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कितना कैपिटल हमें मेंटेन करना है, इन तीनों का जो बैलेंस है वो अगर मेंटेन अच्छे से कर लेते हैं अपने पॉलिसीज के थ्रू, देन दिस थिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। इसके साथ साथ ये जो रिस्क है उन्हें पार्शियली फुल्ली मिटिगेट करने की कोशिश करना, और इसके लिए एक सेटअप होना चाहिए। तो क्या क्या इसमें एंटिटीज होने चाहिए, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लिटिल। नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट में हमने देखा था, अब सिमिलर थिंग्स है मार्केट रिस्क मैनेजमेंट में विद अ स्लाइट वेरिएशन देखेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क होना चाहिए। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि एक सेटअप होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देन उनके नीचे कमिटीज है, फिर वेरियस अदर एंटिटीज है, ऐसा पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। इसके साथ साथ रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिस्क है, कौन से एरिया में कितना रिस्क है, रिस्क को मेजर करना है कितना कितना रिस्क है, ओनली देन हम उसे टारगेट कर सकते हैं। रिस्क को मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है आगे जाकर, हाउ आर यू गोइंग टू मॉनिटर एंड कंट्रोल दैट पर्टिकुलर रिस्क, और इसे रिपोर्ट करना है आगे के कमिटीज को, और ट्रेडिंग लिक्विडिटी को मैनेज करने का पूरा प्रोसेस जो है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके साथ हमें एक चीज ध्यान में रखना है, हमने जब रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था तो रिस्क प्राइसिंग भी देखा था, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपका शेयर है, जो भी आपके पास एसेट है, लायबिलिटी है, उन सब के प्राइसेस मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, बिकॉज वी आर असेसिंग मार्केट रिस्क। प्राइसेस एंड वैल्यूज जो है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होते हैं, दैट इज वे रिस्क प्राइसिंग यहाँ पर जो है मार्केट रिस्क में हम नहीं करते कि उसके सामने कितना कैपिटल मेंटेन करना है वो तो पता नहीं, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसका जो है वो डायनामिक है। ठीक है, मार्केट वैल्यू डायनामिक है, एंड सो ये चीज हम एक्यूरेटली नहीं कर पाते, सो वी डू नॉट डू। इसके साथ फाइनली रिस्क मिटिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप पे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की है। ये रिस्क लिमिट्स, रिव्यू मैकेनिज्म, रिपोर्टिंग सिस्टम सब सेट करते हैं टॉप पे रह के, ये चीज हम पहले देख चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी उनके नीचे आती है, सो इसका दायित्व है, ये एक बोर्ड लेवल सब कमेटी है, और ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग करता है। प्रोसेस जो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉलिसी बनाई है, दोनों सेम है कि नहीं। कई बार पॉलिसी तो बना देते हैं ऐसे ऐसे करो, बट प्रोसेस नीचे आने तक वो कुछ और ही हो जाता है, तो वो चीज इंश्योर करना। प्रूडेंशियल लिमिट्स एंड रिव्यू करना, यानी कि ऐसे जो है लिमिट सेट करना, ऐसे एक्टिविटीज करना कि सारे पार्टीज के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए, और इसके साथ साथ जो भी ह्यूमन रिसोर्स के लिए रिक्वायर्ड है वो सब जुटाने का काम भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का है। अब इनके नीचे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है काम करती है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो ये रिस्पॉन्सिबल है रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज को साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम रिस्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम कई बार बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं। तो बिजनेस पॉलिसीज जो है प्रॉफिट मेकिंग के वो भी होने चाहिए, साथ के साथ रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज को भी साथ के साथ चलाते हुए आगे बढ़ना है। तो दैट इज व्हाट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी डज, और इस को करते हुए ये कई सारे जो है रोल्स को प्ले करता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग देखता है कितना होना चाहिए, बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट के थ्रू ही प्रॉफिट मिलता है ना, कौन सा इंटरेस्ट के थ्रू, बैंक को डिपॉजिट 1%, लेट से लोन्स जो है 10%, तो 9% प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा इंटरेस्ट मार्जिन कितना होना चाहिए। एसेट लायबिलिटी का कौन सा मिक्स इस इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए बेस्ट होगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होना चाहिए अगर हम कोई डिपॉजिट्स ले रहे हैं जो हम दे उस पर दें। साथ के साथ हम जब फंडिंग कर रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, तो हम कितना उसको जो है रिटर्न में दे रहे हैं, फंडिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए। लिक्विडिटी पोजीशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 9% इंटरेस्ट के चक्कर में कहीं हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च तो नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा पैसा लोन में तो नहीं दे दिया और हमने कोई कैपिटल नहीं मेंटेन किया। ट्रांसफर प्राइसिंग, जहाँ पर प्राइसेस जो है अलग अलग एंटिटीज को ट्रांसफर करने का जो काम है वो भी। बैलेंस शीट मैनेजमेंट, जहाँ बैलेंस शीट, ये तो काफ़ी क्लियर है, बैलेंस शीट मैनेज करने से रिलेटेड। मिडिल ऑफिस जो यहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वी हैव
ऑलरेडी सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड द बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में मेन डीलिंग जो है वो की जाती हैं, मिड ऑफिस में इनसे रिलेटेड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट वगैरह की जाती है, एंड एट द एंड जो ऑफिस है बैक ऑफिस, इसे यहाँ पर जो है सारे सेटलमेंट, पेमेंट, रिफंड, इनसे रिलेटेड काम जो है होते हैं। ठीक है, तो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन। तो मिडिल ऑफिस या मिड ऑफिस जो यहाँ पर है उसका क्या काम है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये ओवरसी करता है रिस्क प्रोफाइल, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑफ बैंक्स। बैंक्स के इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का रिस्क प्रोफाइल क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, और साथ के साथ एसेट लायबिलिटी कमिटी को भी मिडिल ऑफिस जो है रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्टिंग करना मिडिल ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर। इंडिपेंडेंटली ये वैलिडेट भी करता है कि ट्रेजरी डील्स वगैरह के प्राइजेस किस तरीके के। तो मेनली इंटीग्रेटेड ट्रेजरी से रिलेटेड इसके काम है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड ट्रेजरी? इफ यू रिकॉल, यहाँ पर आपके बैंक के नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसेस वो तो चलते रहते हैं, इसके साथ साथ फॉरेक्स रिलेटेड एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट अदर एक्टिविटीज जो है वो भी चलते रहते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं तो वी कैन से इट कैन बी डन सेपरेटली फॉर स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओल्ड थोड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनली स्टैंडर्ड का मतलब ओल्ड प्रोडक्ट्स है। स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है इन प्रोडक्ट्स को? यहाँ पर दीज प्रोडक्ट्स कैन बी शेयर्स, बॉन्ड, जो भी है, इनको स्टैंडर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे रिलेटेड डेटा हमारे पास है। किस तरह का डेटा? कि मार्केट वैल्यूज में वेरिएशन कैसा हुआ, इसके प्राइजेस में वेरिएशन कैसा हुआ, इसके बेसिस पर रिस्क हम कितना एसेस कर सकते हैं और क्या मिटिगेशन स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ये सब हमारे पास डेटा ऑलरेडी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ठोस प्रोडक्ट प्रोग्राम को लेकर आते हैं बेस्ड अपॉन द ऑलरेडी डेटा दैट वी हैव। इस प्रोडक्ट प्रोग्राम में क्या प्रोसीजर्स, क्या लिमिट्स हमें जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह के एंड रिस्क लिमिट्स कितने होने चाहिए, उन सभी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड डिटेल्स हम डाल देते हैं। नॉन स्टैंडर्ड या न्यू प्रोडक्ट्स में ये चीज़ डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले टेम्पररी प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम हम लेकर आते हैं, जिसके बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट्स को जो है किस तरीके से हमें हैंडल करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये सब देखते हैं। और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितना वैल्यू प्रॉफिट मिलेगा मुझे, ये सब एसेस करने की कोशिश करते हैं। ये करते हुए हम फिर फुल मार्केट रिस्क प्रोडक्ट प्रोग्राम इसके लिए बनाते हैं, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है तो इसमें आपको जो है ऑलरेडी डेटा अवेलेबल नहीं है, हिस्टोरिकल जो है कोई भी आपके पास रिस्क रिलेटेड कंटेंट नहीं है कि आप कैसे मैनेज करो ये पता हो। तो इसीलिए टेम्परेरी वाला पहले बनाते हैं, फिर परमानेंट वाला बनाकर आगे हम बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है अलग अलग लेवल्स पे चलाया जाता है, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वाला। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल, एग्रीगेट पोर्टफोलियो लेवल पर भी सेम प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स, लिमिट्स आपके जो है एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यानी कि एक आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हैं 1 2 3 4, तो 1 पर जो लिमिट्स एंड कंट्रोल्स वगैरह लगे हुए हैं वो पूरे पोर्टफोलियो पर भी वैसे ही होता है। 1 2 3 4 चारों को मिलाकर भी सेम काइंड ऑफ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है। प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड एट कॉर्पोरेट लेवल, यानी कि जो कंपनी के लेवल पर कोई प्रोडक्ट्स आप अप्रूव करते हो तो उसकी स्क्रीनिंग, सेफगार्ड, एक्सपोजर, रिस्क टेकिंग, ये सब डिसाइड करके किया जाता है। और एक ट्रांजैक्शन लेवल अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप रिस्क कंटेंट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, यानी कि रिस्क को किस तरीके से एसेस करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे उसे मिटिगेट करना है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जो है हिस्टोरिकली सेव कर रहे हो। अगर कोई भी डिविएशन आता है डायरेक्टेड प्रोसीजर्स से, हमने न्यू प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट प्रोग्राम तो बना लिया लेकिन डिविएशन आ रहा है, तो ऐसे में ये रिस्क कंटेंट में ऐड होगा, यानी कि इस तरह के सिचुएशन कैसे हैंडल करना है वो भी हमें पता चल जाएगा। साथ के साथ यहाँ पर मेन क्रिटिकल इश्यू है कि इम्पैक्ट क्या है रिस्क टेकिंग का ट्रांजैक्शन लेवल पर, पोर्टफोलियो रिस्क पर। ठीक है, पूरे पोर्टफोलियो पे हमारा थोड़ा रिस्क होता है, तो इस पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप जो है ट्रांजैक्शन लेवल पर कोई रिस्क लेते हो, यानी कि आप ऐसा रिस्क ले रहे हो जहां पर ट्रांजैक्शन एंड वेरियस अदर बेसिस पर आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे में पूरे पोर्टफोलियो पर सारे के सारे शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह पर क्या असर होगा ये चीज़ देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज टू टॉक अबाउट द रिस्क मेजरमेंट। कैसे करते हैं हम? सबसे पहली चीज सेंसिटिविटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेट्स से इंटरेस्ट रेट 1% चेंज हो रहा है, तो ऐसे में हमारा जो प्रॉफिट है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं।
वो असेस करना इस सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में किसी एक सिंगल मार्केट पैरामीटर में यूनिट मूवमेंट को देखकर उसके बेसिस पर हमारे वैल्यू में, हमारे प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉफिट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो असेस करना। नेक्स्ट थिंग हियर इज डाउन साइड पोटेंशियल। तो आप हमेशा देखते हो कि मार्केट में वेरिएशंस की वजह से रिस्क होता है। तो ये वेरिएशंस में हम नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हैं, दिस इज नोन एज डाउन साइड पोटेंशियल, एंड ऑल ऑफ दीज, नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट लॉस, ऊपर वाले सारे दे रिप्रेजेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो डाउन साइड पोटेंशियल ये पूरा जो है सेटअप, इसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। तो डाउन साइड पोटेंशियल मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लॉस पोटेंशियल पता चलता है। ठीक है, तो वो मेजर करना, और साथ के साथ जो भी हमने प्रोसेसेस सेटअप किए हैं, डाउनसाइड पोटेंशियल मेजर किया, या फिर हमने देखा कि 1% चेंज के वजह से हमारे वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब किया। तो वो सब करने के बाद जो एक्चुअल चेंजेस आ रहे हैं, जो एक्चुअल लॉस हो रहा है, उससे कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज नोन एज बैक टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू एट रिस्क नाम का एक प्रोसीजर है टू एसेस कि कितना हमें लॉस हो रहा है। ये वाला पूरा वैल्यू हम एसेस करेंगे, कितना कितना लॉस हुआ है, ये सब अगर हम ऐड करें तो वो वैल्यू एट रिस्क हो जाता है। तो ये वैल्यू एट रिस्क एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, एंड मॉडल की एक्यूरेसी जो भी आप यूज कर रहे हो इसको मेजर करने के लिए वो एसेस करना है। फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर आप ये असेसमेंट रिव्यू कर सकते हो। साथ के साथ अगर ये मॉडल पोअरली परफॉर्म कर रहा है तो उसका कॉज भी पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड BIS हमारा जो इंटरनेशनल बैंकिंग इंटरनेशनल सिस्टम जो हमारा है, इसमें हमने ये देखा कि बासेल नॉर्म्स वगैरह को लेकर आया गया है, और इससे इसके जो 1996 में पब्लिकेशन किया गया है, उसके बेसिस पर आप ये बैक टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ फोर्थ थिंग टू मेजर रिस्क इज स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, तो वर्स्ट के सिनेरियोज नॉन नॉर्मल मूवमेंट मार्केट वैल्यूज में अगर होते हैं बियॉन्ड नॉर्मल, तो ऐसे में रिस्क किस तरीके से वेरी हो रहा है, वैल्यू में कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, वो सब एसेस करना इज स्ट्रेस टेस्टिंग। इसके 4 जो प्रोसीजर्स है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, और कुछ को और डिटेल में आगे के वीडियो में हम देखेंगे। लाइक बेसिस पॉइंट वैल्यू इज अ पर्टिकुलर मेजर ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि एक बेसिस पॉइंट में चेंजेस आने पर आपका जो प्रॉफिट वैल्यू है उसमें कितना आपका चेंजेस आ रहा है। एक बेसिस पॉइंट में चेंजेस का मतलब है अगर 0.01% आपका इंटरेस्ट रेट या स्पेसिफिकली यील्ड में चेंजेस आते हैं, तो ऐसे में आपके प्रॉफिट में कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, चेंज इन 0.01% इन मार्केट यील्ड एंड दैट बीइंग रिफ्लेक्टेड इनटू द चेंजेस इन द प्रॉफिट। से 100, अगर हम कहें कि 2000 रुपीस के चेंजेस आ रहे हैं पर करोड़ फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स जो आपने बाय कर रखे हैं वो 1 करोड़ के बॉन्ड्स आपने बाय किए हुए हैं। तो 1 करोड़ के बॉन्ड्स बाय करने पर अगर 1 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.01% आपका यील्ड जो है इंक्रीज होता है, तो आपका 2000 रुपीज का बॉन्ड प्राइस में ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये होता है 1 करोड़ के फेस वैल्यू के बॉन्ड्स अगर आपने खरीदे हैं, तो दैट इज नोन एज द बेसिस पॉइंट वैल्यू, यानी कि इसमें वेरिएशन की वजह से बॉन्ड प्राइस में क्या ड्रॉप एंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिस पॉइंट वैल्यू यहाँ पर एक्चुअली है 0.02 रुपीज ऑन 100 रुपीज फेस वैल्यू का बॉन्ड। ठीक है, 100 रुपीज फेस वैल्यू के बॉन्ड पे 0.02 रुपीज, तो इसी को करोड़ में कर दिया ताकि इजीली समझ में आ जाए। बेसिस पॉइंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, BPV का फॉर्मूला इज चेंज इन वैल्यू into 0.01 डिवाइडेड बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट और यील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन वैल्यू लेट्स से 2000 इंटू 0.01 एंड चेंज इन यील्ड। ठीक है, यील्ड लेट्स से 1% चेंज, 0.01 चेंजेस यहाँ पर जो है आ रहे हैं, तो बेसिस पॉइंट वैल्यू यहाँ पर आपका 2000 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसा था 0.01 चेंजेस में क्या था 2000, एंड यहाँ पर आपका जो है 0.02 पर 100 रुपीज फेस वैल्यू एंड 2000 पर 1 करोड़ फेस वैल्यू, ऐसा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा फीचर्स क्या है, बेसिस पॉइंट वैल्यू जो है ये मैच्योरिटी के साथ साथ रिड्यूस होने लगता है।
आपका बेसिस पॉइंट वैल्यू, यानी कि 1% चेंजेस आने पर मेच्योरिटी के आसपास जो है आपका बॉन्ड प्राइस में चेंजेस नहीं आता, बिकॉज पीपल डू नॉट सेल या बाय मेच्योरिटी के पास में, तो चेंजेस नहीं आते। अब नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन का मतलब होता है, लेट से हमने 100 रुपीज 3 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे जो है रखा है, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना 8 रुपीज जो है मिलता है, सेकेंड ईयर के एंड में 8 रुपीज, थर्ड ईयर के एंड में 108 रुपीज आपको मिलेगा, यानी कि 100 रुपीज तो आपको एक्चुअल प्रिंसिपल एंड 8 रुपीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ड्यूरेशन का मतलब है ये जो 100 रुपीज है ये लौटने में आपको कितना टाइम लग रहा है, दैट इफ यू आर कैलकुलेटिंग, तो उस चीज को हम ड्यूरेशन कहते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का पूरा प्रोसेस है, और ये 100 रुपीज लौटने का जो टाइमिंग है उसको कैलकुलेट करके अगर थोड़ा भी वेरिएशन प्राइस में हो रहा है तो उसके बेस सॉरी यील्ड में हो रहा है तो उसके बेसिस पर प्राइस में चेंजेस कितने हो रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन इज द टाइम पीरियड टू रिसीव द एंटायर प्रिंसिपल। ठीक है, लेट्स से 3 इयर्स में आपको कितना 108 प्लस 8 प्लस 8 124 रुपीज जो है रिसीव हो रहा है, बट 100 रुपीज रिसीव होने में कितना टाइम लगेगा, 3 से कम साल लगेगा, तो कितना ईयर्स लगेगा। इफ यू आर कैलकुलेटिंग दैट, दैट इज नोन एज ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी 100 रुपीज है उसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से 1 साल बाद आपको 8% जो 8% प्रॉफिट पे आपको 8 रुपीज का जो है मिल रहा है, 8 रुपीज पैसा मिल रहा है। या फिर ऐसे ले लेते हैं 100 रुपीज पे 8% प्रॉफिट होकर आपको कितना 108 रुपीज मिल रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। बट ये 108 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, आज के डेट में वैल्यू कितना है, ये चीज एसेस करना। ठीक है, तो लेट्स से देर आर 2 बॉन्ड्स, यहाँ पर 80 रुपीज का जो बॉन्ड है इस पे 10% आपको मिल रहा है, एंड उसका जो है कितना वैल्यू है वो चीज इस तरीके से। तो ये दोनों में अगर आपको कंपैरिजन करना है, सो ऑलवेज देयर इज एन इश्यू कि इन दोनों का जो है प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से या फिर ऐसा हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स से आपको अभी कहा जा रहा है कि 110 रुपीज में आपको अभी दे रहा हूँ, या फिर 100 रुपीज आप जो है अभी आप ले लो, एंड देन 8% इंटरेस्ट पर आपको 1 साल बाद मैं पैसे दे दूंगा। दोनों में से आप क्या लोगे, यू हैव टू कैलकुलेट कि अभी प्रेजेंट का वैल्यू इस पर्टिकुलर थिंग का कितना है। ठीक है, प्रेजेंटली ये, या फिर इस तरीके से हम ले सकते हैं 110 रुपीज अभी दे रहा हूँ एंड 1 साल बाद आपको 112 रुपीज में दे दूंगा, इस तरीके से आफ्टर 1 ईयर। तो ये 1 साल बाद जो 112 रुपीज है इसका प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा कि आज के डेट में इसकी क्या वैल्यू है, देन यू कैन कंपेयर विथ 110 रुपीज, इजंट इट। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये कितने परसेंटेज से आज के डेट के वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जो भी उस समय का वैल्यू है 112, उससे आप जो है परसेंटेज जो है उसको डिवाइड करोगे 1.08, इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, देन यू विल बी गेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि 100 रुपीज 1 साल बाद क्या हो रहा है 100 प्लस 100 इंटू 8/100 ये हो रहा है। ठीक है, तो 8/100 और ये 100 यहाँ पे कॉमन निकाल दे तो 1 प्लस 8/100, ये हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.08, तो 1.08। ठीक है, 100 इंटू 1.08 फ्यूचर का वैल्यू है। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो जो भी वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय इसको जो है 1.08 इधर ले आएंगे, 1.08 डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आपका आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। डोंट वरी, हम आगे भी इस चीज को और क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज देखना है आपको, जो फ्यूचर में आपको कहा जा रहा है कि 110 रुपीज मिल रहा है, बट इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है वो कैलकुलेट करना है हर एक केस में। और अगर वो 1 साल के लिए है तो एक बार डिवाइड करेंगे आप, 8% वाला है तो 1.08 को, 2 साल के लिए है तो 1.08 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे आपको जो है कैलकुलेट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आ जाता है, जो वैल्यूज आते हैं दे आर 100 रुपीज में से ईच ईयर में आपको कितना कितना जो है पैसा मिलने वाला था, यानी कि आपके पास एक प्रोपोर्शन आ जाता है 100 में से ईच ईयर में कितना कितना पैसा आपको मिल जाएगा।
और इस चीज को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, देन वी विल बी गेटिंग कि ईच थिंग के लिए आपको कितना कितना टाइम वेटेज आपको मिल जाता है, और ईच पार्ट ऑफ 100 रुपीज को रिसीव करने के लिए आपको कितना कितना टाइम लग रहा है, ये चीज आपके पास आ जाता है। तो ये आने के बाद यू कैन जस्ट ऐड दोस टाइम्स एंड उससे आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाता है कि कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर मनी को, प्रिंसिपल अमाउंट को वापस आने में। ये तो हो गया ड्यूरेशन। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट किया जाता है ड्यूरेशन बाय 1+r%, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब प्राइस में चेंजेस कितने हैं ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड चेंज, अगर ये कैलकुलेट करना है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन माइनस ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू यील्ड चेंज, ये एक फॉर्मूला है जिससे आप यील्ड के चेंजेस के बेसिस पर प्राइस में चेंजेस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, सो नथिंग टू वरी। तो वैल्यू एट रिस्क इज द अदर थिंग जहां पर डाउन साइड पोटेंशियल मेजर होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि कितना हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, चेंज इन वैल्यू सर्टेन टाइम के लिए 1 ईयर के अंदर 1% चेंजेस इन वैल्यू, 1% चांसेस हैं कि 10 करोड़ का लॉस जो है वो होगा इस तरीके से, या फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि 10 करोड़ का लॉस 99% कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं ओवर 1 ईयर, यानी कि पूरे 1 ईयर में देर इज ओनली 1% चांस कि 10 करोड़ से ज़्यादा डेली का लॉस हो सकता है। 99% कॉन्फिडेंस है कि 10 करोड़ जो है वो या उससे कम ही हमारा लॉस पूरे साल में होगा डेली का। ठीक है, तो 1% VAR ऑफ ₹10 करोड़ विथ 99% कॉन्फिडेंस। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये इसका डीमेरिट ये है कि अब नॉर्मल सिचुएशंस में ये लॉस कितना है वो नहीं बताता, और इसका फीचर ये है कि प्राइस के वेरिएशन एसेट एंड लायबिलिटी के बेसिस पर कैसे कैसे हो रहा है वो बताया जा सकता है बेस्ड अपॉन दिस। वोलेटिलिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी में हम यील्ड वोलेटिलिटी क्या होता है, प्राइस वोलेटिलिटी क्या होता है, इसका डिफरेंस देखेंगे। विल आल्सो सी 3 अप्रोचेस जिससे हम VAR को कैलकुलेट कर सकते हैं, वोलेटिलिटी को। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, रोल क्या है VAR का, VAR को कैसे एस्टिमेट करते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। तो जो भी स्टार मार्क दिया हुआ है ये सब हम आगे के सेशन में डिटेल में और देखेंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग के 4 मेथड से, फर्स्ट इज अ सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसमें आप 2-3 फैक्टर्स लेके टेस्ट करते हो कि हाँ इसमें चेंजेस आए, एडवर्स चेंजेस आए, एबनॉर्मल चेंजेस आए तो क्या वैल्यू में चेंजेस आएंगे। लेट्स से एक्सचेंज रेट में 2%, 4%, 6%, 10% चेंज आए तो आपके प्रॉफिट वैल्यू में कितना चेंजेस आए। नेक्स्ट इज सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल सिनेरियो है उस सिनेरियो के विपरीत बहुत सारे फैक्टर्स में चेंजेस अगर आ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स एट वंस चेंजेस आ रहा है, तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है ना। तो ऐसे में क्या आपका लॉस हो रहा है वो चीज एसेस करना बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स। एक तो हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकता है। और सिनेरियो में हम हाइपोथेटिकल, हिस्टोरिकल ऐसा डेटा हो सकता है जो ऑलरेडी हो चुका है और मे नॉट बी रिपीटेड। हाइपोथेटिकल इज ऐसा चीज जो नहीं हुआ है और मे नॉट हैपन। तो इस चीज को हम एक आइडिया लेने के लिए खाली सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। वी डू नॉट टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी इससे रिजल्ट आ रहा है उसे हम डिसीजन लेने के लिए कंप्लीटली रिलाई नहीं करते। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो मैक्सिमम लॉस सिनेरियो एक हो गया जहां पर मोस्ट पोटेंशियली डैमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हम देखते हैं क्या हो सकता है एंड मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ये भी अगेन एक इंस्ट्रक्टिव थिंग है और डिसीजन इसके बेसिस पे नहीं लिए जाते। तो सिनेरियो एनालिसिस लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है एंड एकदम डायरेक्ट डिपेंडेंस तो नहीं, लेकिन वी टेक डिसीजंस ऑन दिस बेसिस, मैक्सिमम लॉस के बेसिस पे नहीं लेते। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में एक्सट्रीम बट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हम देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लॉस वाला तो है, ऐसा है कि वो होगा नहीं होगा पता नहीं, बट एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में हम एक्सट्रीम बट पॉसिबल सर्कमस्टांसेस को देखते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर हम एसेस करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस हियर, ये बहुत सारे रिस्क्स अगर इन्वॉल्व हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू वाला जो मेथड है ये आपका काम नहीं आता। बहुत सारे रिस्क से रिलेटेड जो चेंजेस एंड वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं उनको असेस करना डिफिकल्ट होता है। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। इन अ मार्केट ट्रांजैक्शन देयर इज वन पार्टी दैट पेज मनी एंड रिसीव्स अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल पेपर्स, द अदर पार्टी ऑफ द काउंटर पार्टी डज द ऑपोजिट। इफ एनी वन ऑफ द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज डिफॉल्ट्स इन कंप्लीटिंग द सेटलमेंट,
द अदर पार्टी सफर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेटलमेंट की बात की गई है, तो विच काइंड ऑफ रिस्क दिस इज? सेटलमेंट रिस्क, कंट्री सिस्टमिक या लिक्विडिटी रिस्क। तो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो इट विल बी अ सेटलमेंट रिस्क। ठीक है, अगर सिर्फ पेमेंट नहीं हो रहा है ये कहा गया तो काउंटर पार्टी रिस्क होगा, बट यहाँ पे पूरी सेटलमेंट ही नहीं हो पा रही है विच वी हैव ऑलरेडी सीन, तो ये सेटलमेंट रिस्क है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग मार्केट रिस्क। प्रोडक्ट प्राइसिंग वो सेट करते हैं, प्रोटेक्टिंग इम्प्रूविंग द नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ द बैंक, मेच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होने चाहिए, ये सब एसेस किया जाता है बेस्ड अपॉन दिस एएलसीओ का जो एनालिसिस है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। फ्यू का ऑलमोस्ट रिस्क मैनेजमेंट हम कवर कर चुके हैं, बट देयर आर अ फ्यू एस्पेक्ट्स जिसको हमें थोड़ा डिटेल में करना है। तो द फर्स्ट थिंग हियर इज द ड्यूरेशन। तो हमने देखा था कि ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है, लेट अस से दैट देयर इज 100 रुपीज एंड ये 100 रुपीज के सामने आपको जो है 8% इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 8 रुपीज, सेकेंड ईयर में 8 रुपीज, थर्ड ईयर में 108 रुपीज आपको मिलेगा। अब यहाँ पर तो 124 रुपीज आपको 3 इयर्स में मिला, बट अगर ये 124 नहीं 100 रुपीज होता तो आपको सेम जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर कितना टाइम में ये 100 रुपीज आपको वापस मिल जाता। यानी कि 124 रुपीज वापस आने का टाइमिंग 3 इयर्स है, लेकिन 100 रुपीज के वापस आने का टाइमिंग क्या हो सकता है? तो उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, फिर टाइम वेटेज उसका निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द टाइम। घबराइए मत, हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? 8 रुपीज जो हमें 1 साल बाद मिल रहा है उसका प्रेजेंट आज के डेट में वैल्यू क्या है? अगर ये 8% के रेट से जो है इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो 8/101.08 करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ये चीज हम पहले देख चुके हैं। सिमिलरली 8 रुपीज अगर हमें 2 साल बाद मिल रहा है तो इसका वैल्यू आज के डेट में क्या है? 8/1.08 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 साल का जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हमने कैलकुलेट किया। तो वो करने पर हमें 6.86, जो कि आज के डेट में 8 रुपीज का वैल्यू 2 साल बाद का जो भी है 8% से अगर वो इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, उसका वैल्यू है। देन 108 रुपीज का 3 साल बाद का अगर हम देखें 108 मिल रहा है, तो 3 साल पहले आज के डेट में क्या वैल्यू होगा उसका? 85.74। ठीक है, तो ये सारे प्रेजेंट वैल्यूज अगर हम ऐड करेंगे तो 100 रुपीज आएगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में, आज अगर कोई लोन आप दे रहे हो तो आज तो उसका वैल्यू 100 है, लेकिन 1 साल बाद 8 होगा, फिर और 1 साल बाद 8 होगा, तीसरे साल बाद 108 रुपीज, टोटल 124 रुपीज आपको मिलने वाला है। तो ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू तो 100 है, तो जब भी आप इनका बैक जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करोगे और उसको ऐड करोगे तो आपको इन टोटल 100 ये आएगा। ठीक है, तो अब 7.40 जो है ये आपको मिल रहा है आज आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू हमने देखा है, ये 6.86 आज का, और 85.74 आज का। तो ये तीनों जो है तीन पार्ट्स में आपको अगर ये बताते हैं कि यहाँ पर तो आपको 88108 ये चीज है, लेकिन अगर आपका जो अमाउंट होता, ये अमाउंट होता 100 रुपीज, तो आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद इतना इतना वैल्यू मिलता। लेकिन अगर ये चीज आपको सेम स्पीड से जैसे ये मिल रहा है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में मिल रहा होता, तो किस तरीके से मिल रहा होता? तो उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, आज के डेट में क्या वैल्यू है, आज के डेट में क्या वैल्यू है, आज के डेट में क्या वैल्यू है, ये तीनों 100 का कितना परसेंटेज है, यानी कि वेटेज आपको निकालना होगा। इसको आपको 100 से डिवाइड करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है, इसको भी 100 से डिवाइड करना है, एंड जो भी वेटेज आएगा दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड सो दैट इतना पार्ट, 100 का इतना पार्ट आपका जो है आपके पास वापस आ जाए। फिर 100 कितना पार्ट आपके पास वापस आ जाए, 100 कितना पार्ट आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, दैट इज अ टाइम का वेटेज, राइट? तो उसको हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 डिवाइड नहीं किया गया है, सिंपली मल्टीप्लाई करके फिर फाइनली तीनों वैल्यू के सम को 100 से डिवाइड कर दिया गया, तो वी गेट 2.7834 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 124 रुपीज तो आपको 3 इयर्स के एंड पे मिलेगा।
बट अगर आपको 100 रुपीज वापस मिलने हैं 2.7834 ईयर्स में ही आपको वापस मिल जाएगा। तो दैट इज द थिंग। इसके साथ हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे हम एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी कि अगर चेंजेस आ रहे हैं 1% चेंजेस आ रहे हैं यील्ड में, इंटरेस्ट रेट में, तो 8% में अगर 1% 8% से 7% अगर इंटरेस्ट रेट हो रहा है, तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है उसके उसके वैल्यू में कितना चेंजेस आ रहा है, ये चीज असेस किया जा सकता है। तो दैट उसका पूरा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला निकाला गया है, जिसके कैलकुलेशन में हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन को भी कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट हैपेंस हियर, इसका मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ अ बॉन्ड गिवन अ यील्ड चेंज ऑफ 1% या फिर 100 बेसिस पॉइंट्स। यील्ड चेंज अगर 1%, 8 से 7% हो जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट में कितना चेंजेस आ रहा है, सिंपल। या फिर बॉन्ड प्राइस में चेंजेस कितना आ रहा है, तो दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हमने 2.7834 लिया। तो इस ड्यूरेशन को अगर हम जो इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ड्यूरेशन को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करने पर हमें जो भी वैल्यू मिल रहा है, दैट वैल्यू इज स्पेसिफिकली द मॉडिफाइड ड्यूरेशन वैल्यू। ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को अब हम यूज कर सकते हैं सो एज टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर चेंज। अगर एक 1% रिडक्शन इन द यील्ड हो रहा है, तो हमारा बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यील्ड 8 to 7% हो रहा है, तो अगर हम 2.7834 को 1 plus 0.08 विच इज 1.08 से डिवाइड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2.57। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 100 से अगर 8 to 7%, हमें पता है कि यील्ड डिक्रीज होने पे हमारा बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो 100 से 102.57 इसका वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो हम करेंगे माइनस इनटू मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच इज व्हाट 2.57 माइनस ऑफ 2.57 इनटू यील्ड चेंज विच इज 1%। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फिर लॉन्गर ड्यूरेशन है, अगर यहाँ पर आपका ड्यूरेशन काफी लंबा आ रहा है, तो ग्रेटर प्राइस सेंसिटिविटी होगा, यानी कि ज्यादा टाइम आपको लग रहा है सेम प्रिंसिपल वैल्यू को लौटाने में, तो ग्रेटर प्राइस सेंसिटिविटी, हायर रिस्क आपका होगा इस तरीके से। ठीक है, ड्यूरेशन ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है। बट वैल्यू टर्म्स में आपका जो बॉन्ड प्राइस किस तरीके से वेरी हो रहा है उसको समझने के लिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड देन चेंज इन द प्राइस, ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। द अदर थिंग दैट वी हैड टू डिस्कस इज द वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, तो वैल्यू एट रिस्क में दो तीन चीजें हैं। पहला तो है यील्ड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो चेंजेस जो यील्ड में आ रहे हैं उसके वजह से आपके प्रॉफिट के वैल्यू में चेंजेस कितने आ रहे हैं, या फिर आपके बॉन्ड प्राइस के चेंजेस कितने आ रहे हैं, तो दैट इज डिग्री ऑफ वेरिएंस, यानी कि चेंजेस इन यील्ड। ये चीज टाइम एंड ड्यूरेशन पे इफेक्ट नहीं होता, यानी कि ये तो एक फिक्स्ड टाइप का इंटरेस्ट रेट टाइप चीज है, तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो 8%, 8%, 8%, देयर इज नो चेंज इन द पर्टिकुलर यील्ड या फिर ड्यूरेशन में चेंजेस की वजह से यील्ड में चेंजेस नहीं आते। बट हाँ, यहाँ पर आपका प्राइस में तो चेंजेस आ रहा है। अगर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो देयर इज वेरिएशन। ठीक है, प्राइस ये यील्ड पर डिपेंड नहीं करता, 8% तो जितना भी हो, बट ये डिपेंड करता है टाइम एंड ड्यूरेशन पे। ठीक है, द अदर थिंग इज, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड उसके बेसिस पर आपका ये जो प्राइस है वो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन में आपका टाइम जो है एंड ड्यूरेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्राइस वोलेटिलिटी को अगर कैलकुलेट करना है, यील्ड वोलेटिलिटी जो कि इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाइड बाय बेसिस पॉइंट वैल्यू, यानी कि एक बेसिस पॉइंट में चेंजेस अगर हो रहे हैं, 1 बेसिस पॉइंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो कितना आपका वैल्यू में चेंजेस हो रहा है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट इज मल्टीप्लाइड बाय यील्ड एंड डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर यील्ड वोलेटिलिटी प्राइस में चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू यील्ड, बेसिस पॉइंट वैल्यू इज अगेन एक बेसिस पॉइंट चेंजेस होने पर प्राइस में वैल्यू में कितना चेंजेस आ रहे हैं, एंड यील्ड जो है इटसेल्फ इज इन द परसेंटेज फॉर्म। तो ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे आपको एक वैल्यू आएगा एंड दैट डिवाइडेड बाय प्राइस, यू विल गेट अनदर वैल्यू व्हिच विल रिप्रेजेंट द प्राइस वोलेटिलिटी। अब दूसरी चीज है जो हमारे डिफरेंट अप्रोचेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन ऑफ VAR, वैल्यू एट रिस्क। तो तीन मेन अप्रोचेस है, बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा ये। कोरिलेशन मेथड है, हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड है, मॉन्टे कार्लो मेथड। ठीक है, कोरिलेशन यानी कि अलग अलग रिलेशंस चेंज इन वैल्यू बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वेरियस अदर मार्केट जो वैल्यूज हैं, लेट्स से इंटरेस्ट रेट, यील्ड,
बॉन्ड प्राइस, इन सभी में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वैल्यू एट रिस्क। अगर हिस्टोरिकल सिमुलेशन, ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर, पहले का जो डेटा हमारे पास वैल्यू एट रिस्क है उसके बेसिस पर अभी का वैल्यू एट रिस्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चीज में आपको कोई वेरिएंस या कोवेरिएंस या फिर इस तरीके का रिलेशनशिप एंड उससे रिलेटेड अजम्पशंस को जो है इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर इम्पैक्ट जो भी होता है वो लेंथ या जो पीरियड है उसके बेसिस पर वेरी होता है, यानी कि आपने पिछले साल का डेटा लिया है या फिर 2 साल पहले का डेटा लिया है, उस पर वेरी होगा आपका जो वैल्यू एंड उसकी एक्यूरेसी है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप मार्केट को इस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यू एट रिस्क, यानी कि लॉस कितना होगा, तो आप ये सोच रहे हो कि मार्केट जो है आपके हिसाब से बिहेव करेगा और पहले जैसा तो वैसे ही अभी भी बिहेव करेगा। तो ये खुद में एक अजम्पशन हो गई, ऑल्दो हम हिस्टोरिकल सिमुलेशन में अजम्पशंस नहीं लेते विद रिस्पेक्ट टू कोरिलेशन, बट मार्केट सेम तरीके से बिहेव करेगा ये अजम्पशन तो लेते ही हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन में क्या होगा, सैंपल ऑफ रैंडम जो है प्राइस सिनेरियोस को हम ले लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब बताओ क्या प्राइस में वेरिएशंस आएंगे, एंड इसमें ऑब्वियसली असम्पशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये वैल्यू एट रिस्क का यूसेज क्या है, पोर्टफोलियो जो आपके एक्सपोजर्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसमें रिस्क कितना है वो पता चलता है, एक पर्टिकुलर नंबर से आपको मार्केट में चेंजेस और लॉस का आइडिया लग जाता है। एक्सटर्नल रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स जो है वैल्यू एट रिस्क के बेसिस पर होते हैं, अगर किसी को आपको रिस्क मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर करना है। इसके साथ साथ मेजर है पोटेंशियल लॉसेस का, ये सब एंड लिमिटेशंस इसमें क्या है, ये कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं बताता है, बस लॉस बताता है एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है। ये सफिशिएंट नहीं है रिस्क मेजरमेंट के लिए, और इसको ओवरकम करने के लिए बैक टेस्टिंग और मॉडल कैलिब्रेशन किया जाता है, जिसके बारे में हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में। रोल क्या है वीएआर का कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में, तो रिस्क लिमिट्स को सेट करने में हेल्प करता है। ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टूल है, इसके साथ साथ इसे हम जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते फॉर अदर मैनेजमेंट जजमेंट मेथड्स। और ये मेजर एंड मैनेज करने के लिए हेल्प करता है जो भी मार्केट रिस्क हमारे पर्टिकुलर प्रोसेसेस में है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वोलेटिलिटी मेजर करना चाहते हो, यानी कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या फिर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हो रहा है, तो यू कैन डू दैट यूजिंग द वैल्यू एट रिस्क, अरिथमेटिक मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेथड्स के बेसिस पर। और यहाँ पर डेटा जो लिया जाता है वो बैंक डिसाइड करते हैं कि कितने डेज का डेटा आप कंसिडर करते हो, क्योंकि डेटा की रिक्वायरमेंट है वीआर मेजरमेंट में, तो वो कितने डेज का होता है। और यहाँ वोलेटिलिटी मेजरमेंट जब भी हम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को हम नहीं एसेस कर सकते, यानी कि इवेंट रिस्क हम नहीं एसेस कर सकते। तो इसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि अबनॉर्मल कंडीशंस को हम कवर नहीं करते हैं कभी भी, एंड हमारे दिमाग में जो चीजें आती हैं उसके बेसिस पर वीएआर को कैलकुलेट किया जाता है, विच आर एक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को हम कवर नहीं कर पाते, तो इसके लिए कंडीशनल वीआर लेते हैं, जो जो भी आपका लॉस वीआर के थ्रू लॉस कितना होगा उसका वैल्यू आया, तो उससे ऊपर का वैल्यू लिया जाता है ताकि अब कंडीशंस भी कवर हो जाए उसमें। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज। कभी और एक तरीका है इसको मेजर करने का, जैसे कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, और अब नॉर्मल कंडीशंस में एक्चुअली लॉस कितना हुआ है, इन सभी का एवरेज भी निकाल कर आप आज का वीएआर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, गुड स्ट्रेस टेस्ट क्या होगा इस चीज में, वो सब भी जानना जरूरी है। ये रिलेवेंट होना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपके पैरामीटर्स उसके बेसिस पर, और रिलेवेंट मार्केट रेट्स में चेंजेस दिखाना चाहिए। रेजीम शिफ्ट्स यानी कि बड़े बड़े शिफ्ट एंड चेंजेस जो आ रहे हैं उसको एग्जामिन करने का इसमें पावर होना चाहिए। मार्केट लिक्विडिटी अगर है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, डिफरेंट रिस्क किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रिस्क जो है वो मार्केट रिस्क के साथ इंटरेक्ट करता है, ये हम देख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी का सही नहीं है तो आपके मार्केट वैल्यूज एंड प्राइजेस जो है वो काफी ज्यादा मार्केट में चेंजेस की वजह से आपके प्राइजेस एंड प्रॉफिट जो है काफी ज्यादा वेरी करेंगे, बिकॉज पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस वेरी क्विकली, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क टेकिंग रिस्क एपेटाइट, ये भी पता होना चाहिए, यानी कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कितना रिस्क के सामने हम कैपिटल मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे एंड मॉनिटर्ड वे में इसे करना है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो फंडिंग रिस्क कैसे मैनेज करना है, मॉडल्स के क्या assumptions होने चाहिए, लिमिट्स क्या होने चाहिए,
कैपिटल चार्जेस क्या होने चाहिए, ये सब डिटरमाइन करना जरूरी होता है, एंड दैट कैन बी डन। इसके साथ साथ स्ट्रेस टेस्टिंग के लिमिटेशंस क्या है, ये ट्रांसपेरेंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। स्ट्रेस टेस्ट तो आप कर लेते हो बट वो रिलेवेंट है या नहीं वो पता नहीं चलता, काफी सारी चीजें अज्यूम करते हैं रिस्क मैनेजर। इसके बाद भी जो रिजल्ट्स आते हैं स्ट्रेस टेस्ट के, उसके बाद भी कंफ्यूज होता है कि क्या क्या चीजों को मुझे कंसिडर करना है अपने खुद के पैरामीटर्स और सिचुएशन के लिए। कोई प्रोबेबिलिटी अटैच्ड नहीं होती आउटकम के साथ कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, ऐसे ऐसे कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है अगर सिस्टम जो है कंपैटिबल नहीं है। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड चीजें अगर हम देखें तो वी कैन से, सो रिस्क मेजरमेंट पूरा हमने देख लिया, अब आप बाकी चीजें देख रहे हैं। तो रिस्क मॉनिटरिंग एम क्या है, रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज एक साथ इंप्लीमेंट करें, तो उसको रिस्क को मॉनिटर तो करना होगा आपको। मार्केट रिस्क के क्या लिमिट्स है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना आ रहा है, ये सब हमें देखना है। और कंट्रोलिंग का मतलब होता है पॉलिसी गाइडलाइंस के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स जो है वो वैसे चल रहे हैं या नहीं। गाइडलाइंस पोर्टफोलियो साइज मिक्स के रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिस्क, मार्क टू मार्केट पॉलिसी, ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। तो इन सभी को एसेस करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, लिमिट्स एंड ट्रिगर्स को मॉनिटर करना, ये सब हमारा मेन काम होता है रिस्क मॉनिटरिंग में। तो लिमिट्स एंड ट्रिगर्स का मतलब क्या है, कोई भी रिस्क की जो लिमिट है वो कितना होना चाहिए, कब हमें ट्रिगर होना चाहिए कि इससे ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना या इससे ज्यादा लॉस हम बेर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अथॉरिटीज लाइक रिस्क पॉलिसी कमेटी के द्वारा सेट किया जाता है। मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए डेली मॉनिटरिंग आपको रिक्वायर्ड होगी। एंड इसके साथ साथ स्टॉप लॉस लिमिट्स वगैरह जो है मैनेजमेंट सेट करता है। स्टॉप लॉस यानी कि लॉस को स्टॉप करने वाला लिमिट, यानी कि इससे ज्यादा लॉस हम नहीं सह सकते, इससे ज्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते। दैट रिस्क मॉनिटरिंग में क्या आ जाता है, जो भी आपके पॉलिसीज है रिस्क मॉनिटर करने के, वो एग्जीक्यूट एंड इवेलुएट होते हैं पीरियोडिकल बेसिस पर। आपके फाइनेंशियल मॉडल्स जो है वो सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एक की वजह से दूसरे में जो है रिजल्ट्स के एंटेंगलमेंट नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट जो है क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्म करना चाहिए आपको। जो भी मॉडल्स आप यूज कर रहे हो फुल्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि आपको जो भी रिजल्ट है वो पढ़ना इजी हो और साथ के साथ बाकी लोग को भी समझ में आए। मॉडल वैलिडेशन के लिए एटलीस्ट वंस आपको जो है एवरी ईयर उसे रिव्यू करना होता है, assumptions उसमें जो है वो भी रिव्यू करने होते हैं। अब रिस्क जो है वो तो पता चल गया, इसे रिपोर्ट करना होगा किसको, हायर अथॉरिटी एंड टू द पीपल हु आर मैनेजिंग द रिस्क। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स रेगुलर होने चाहिए, एक्यूरेट कंसाइज रिपोर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू रिस्क रिपोर्टिंग। इसके साथ साथ हम ट्रेडिंग लिक्विडिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग लिक्विडिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिंग अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का करना चाहते हो तो वो आप ढंग से नहीं कर पाते और इस चीज को मैनेज करने की जरूरत है अगर ये पर्टिकुलर चीज का डिमांड मार्केट में नहीं है। तो लार्ज मार्केट शेयर अगर आपका है एक पर्टिकुलर एसेट में तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, उसको रिड्यूस करना है। इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके पास है तो उनसे आपको जो है छुटकारा पाना है। इंस्ट्रूमेंट्स विद अनयूजुअल टेनोर्स, वन साइडेड लिक्विडिटी इन द मार्केट, यानी कि आप बेचना चाहते हो पर खरीदने वाला कोई नहीं है, तो इन चीजों को अवॉइड करना है हमें। रिस्क टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी गई है, तो एक एग्जांपल दिया है कि कैसे कैसे आप रिस्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो। तो लेट्स से मिस्टर एक्स है, इन्होंने अब स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया है, अपने बॉस को बताना चाहते हैं। थ्री पॉसिबल वेज में बता सकते हैं कि 1000 शेयर स्टॉक ए में 600 रुपीज पर शेयर का खरीदा हुआ है, या फिर 6 लाख रुपीज पोजीशन स्टॉक ए में है, या फिर ये बता सकते हैं कि 1% चेंज अगर आएगा प्राइस में तो मैं 6000 रुपये लॉस कर जाऊंगा यहाँ पर, ऐसा। ठीक है, और इन्होंने एक्चुअली अपना लॉस जो है वो भी असेस किया। अगर 3% डेली वॉलेटिलिटी है, वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, तो अपने जो स्टैटिस्टिकल मेथड से इन्होंने लॉस असेस किया है 41,868 पर डे का पोटेंशियल लॉस। तो ये सारी चीजें ऐसे ऐसे वो बता सकते हैं कि क्या स्टॉक प्राइस में क्या हो रहा है। 6,000 रुपीज का वेरिएशन आ सकता है 1% चेंजेस में, एक्चुअल वोल्टालिटी 3% है, और कितना टाइम लगेगा मुझे स्टॉक सेल करने में, 1 डे लगेगा। 3% वोलेटिलिटी अगर है तो इसका जो है फैक्टर कितना है, यानी कि 2.326 आपका जो है, अगर आपका 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, वेरिएशन की 3% ही है, ऐसा कैसे आप कह सकते हो। तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप ये कह रहे हो एंड उसका स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट फर्दर वैल्यूज, एंड वैल्यू एट रिस्क आपका जो है स्टैटिस्टिकल बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है। इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला हमारे डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, बट यस 41,868 ये लॉस जो असेस करके ऐसे बताया जा सकता है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में रिस्क का जो है इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। एंड फाइनली रिस्क मिटिगेशन, रिड्यूसिंग वोलेटिलिटी या एडवर्स चेंजेस
जो हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना, या फिर उनका इफेक्ट जो हमारे प्रॉफिट एंड वैल्यू पर हो रहा है उसे रिड्यूस करना। अब अगर हम डाउन साइड पोटेंशियल यानी कि लॉस को रिड्यूस करने जाते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है चेंजेस है हमारे प्रॉफिट में, तो अगर हम इसको रिड्यूस करने जाते हैं तो ये भी रिड्यूस होने लगता है कई बार, क्योंकि हम इस कर्व को फ्लैट करने की कोशिश करते हैं ऐसा। ठीक है, तो दोनों चीजें रिड्यूस होती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा एसोसिएटेड होता है, क्योंकि सामने वाले के बिहेवियर हम नहीं असेस कर सकते। स्ट्रैटेजीज जो यूज किए जाते हैं, सबसे पहले तो सेंसिटिविटी मेजर्स मिटिगेट करने के लिए, यानी कि बेसिस पॉइंट वैल्यू पोर्टफोलियो का जो है इंडिविजुअल बॉन्ड से कम होता है। ठीक है, बेसिस पॉइंट वैल्यू इज 1 बेसिस पॉइंट या फिर 0.01% चेंजेस अगर इंटरेस्ट रेट या यील्ड में हो रहा है, तो बॉन्ड प्राइस में चेंजेस कितना होगा, दैट। ठीक है, तो पूरे पोर्टफोलियो का एक्चुअली अगर आपके पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, तो इन सभी का एवरेज एक्चुअली लेट्स से 2% वेरिएशन हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर जो एसेट है या फिर बॉन्ड है उसका अगर आप देखो तो 6% वेरिएशन इसमें, तो ऐसा, तो अगर आप काफी सारी चीजें रखते हो उसका पोर्टफोलियो का पूरा बेसिस पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो उसका एवरेज एक्चुअली कम निकल के आता है। ठीक है, अगर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आपको हायर जो है यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन को इंक्रीज करना है, हायर और लोअर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स को आपको ऐड करना होगा, यहाँ पर रिमूव करना होगा, एंड यू कैन मैनिपुलेट दिस पोर्टफोलियो जितना भी आपका जो है रिस्क एपेटाइट है उसके बेसिस पर। और स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू कोरिलेशन मेजर्स भी हो सकता है। कोरिलेशन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, एक इंस्ट्रूमेंट में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डेफिनेटली प्राइस कम होगा, तो इनको साथ में लेके इसका असेसमेंट करना, एंड एक पर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पे लॉस, एंड दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है। ऑल्सो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बेसिस पर भी आप जो है कोरिलेशन मेजर्स का यूसेज करके रिस्क मिटिगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है किसी एक बॉन्ड पर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, यानी कि कहा गया है कि रेपो रेट प्लस 6% इंटरेस्ट रेट आपको ये बॉन्ड पे देंगे, तो रेपो रेट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका ये इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। लेट्स से रेपो रेट आज 4 है, तो आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, बट कल ये 6 है, तो आपका इंटरेस्ट रेट 12% हो जाए, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। इसको आप जो है अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप करते हो तो ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट का इंस्ट्रूमेंट कोई और खरीद लेगा, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यानी कि लेट्स से 12% इंटरेस्ट रेट का जो चीज है वो दे देगा। तो अब चेंजेस अगर आते हैं इंटरेस्ट रेट में इन द मार्केट तो आप पर असर नहीं होता, बिकॉज आपके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का चीज है। इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है लॉन्ग होता है ऑन वेरिएबल रेट, यानी कि रेट जितना ज्यादा वेरी करेगा उतना ज्यादा आपको जो है मोस्टली प्रॉफिट होता है, बिकॉज यू हैव ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ज्यादा हुआ कम हुआ जो भी हुआ, बट हियर यू आर सेफ कि आपके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का जो है इंस्ट्रूमेंट है, आपने ऑलरेडी उसे स्वैप कर लिया। स्ट्रैटेजीज यूजिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पर कॉल एंड पुट ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। कॉल इज फॉर बाइंग एंड पुट इज फॉर सेलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेट्स से आपने एक शेयर खरीदा, उसके साथ कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीद सकते हो। तो शेयर खरीदा एंड आप कह रहे हो कि 3 मंथ्स बाद मैं इसे बेचना चाहूंगा, क्योंकि 3 मंथ्स बाद मुझे लगता है ये 100 रुपीज का शेयर 140 का हो जाएगा। बट अगर 3 मंथ्स बाद आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से कि आई विल सेल यू, बट आपने एक पुट ऑप्शन भी ले लिया। ठीक है, पुट ऑप्शन का मतलब है सेल करूंगा या नहीं ये मेरी मर्जी है, आई डोंट हैव एन ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऑब्लिगेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट के पास एक साथ एक ऑप्शन अगर आप लेते हो तो यू डू नॉट हैव द ऑब्लिगेशन। तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट एक रिविजन। तो पुट ऑप्शन अगर आपके पास है, तो अगर उस समय इसका प्राइस 80 रुपीज है तो आप कहोगे नो आई विल नॉट सेल, आई विल यूज माई पुट ऑप्शन। बट अगर ओनली कॉन्ट्रैक्ट लिए होते तो आपको डेफिनेटली सेल करना होता है, 80 रुपीज 20 रुपीज का लॉस आप पाते। ऐसे ही कॉल ऑप्शन है विद रिस्पेक्ट टू बाइंग इंस्ट्रूमेंट। I hope these things are clear. Let us answer this question. Macaulay's duration was proposed by Frederick Macaulay in 1938 as a means of describing the dash sensitivity to yield change with a single number. ठीक है, तो जनरली बॉन्ड प्राइस का जो सेंसिटिविटी है विद yield change ये कैलकुलेट किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। Which among the following is the functions of the middle office with respect to market risk management? Middle office is responsible for the critical functions of independent market risk monitoring, measurement, reporting to Asset Liability Committee. Yes, middle office provides independent risk assessment, which is critical to ALCO's key function of controlling and managing market risk. Yes, middle office independently validates the prices in respect of treasury deals, more particularly in respect of structured products. तो treasury deals के prices वगैरह validate करता है middle office। तीनों ही चीजें सही हैं, so D will be the right answer. Thank you.